हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लोग यहाँ पर अल्कोहल फिनॉल ईथर के क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे उसको कराया था। आज हम लोग यहाँ पर जो थिंक टैंक के जो अपने स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो अलग क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर देखते हैं इसको। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो पहला क्वेश्चन अल्कोहल फिनॉल ईथर के क्वेश्चन है ये लोग। तो यहाँ पर फर्स्ट आपको कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और आपको पता है जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो सबसे शुरू में ही आपको वहाँ पर उनके कुछ क्लासिफिकेशंस बताए जाते हैं। अगर एल्कोहल जो भी है, अगर उसके पास एक OH ग्रुप होता है उसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, दो होते हैं तो डाईहाइड्रिक, तीन होता तो ट्राईहाइड्रिक, ऐसे बहुत सारे होते हैं तो उसको पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कह दिया जाता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हमें कौन सा एल्कोहल की बात कर रहे हैं, वो डाईहाइड्रिक वाली बात कर रहे हैं। और एक एक करके अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो डाईहाइड्रिक में दो OH ग्रुप होने चाहिए। पहला वाला जो कंपाउंड आपको बताया ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का आपको पता है यहाँ पर तीन OH ग्रुप हो जाते हैं, ये वाला होता है, इसको कहते हैं हम ग्लिसरॉल। ये तो ट्राईहाइड्रिक के एग्जाम्पल में आ जाएगा ना। अब बताओगे ये वाला तो गया काम से। फिर आता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, जो कि हमको रेंडमली काफ़ी ज़्यादा मिलता रहता है, और ये 2 कार्बन का ही अल्कोहल है, और इसमें आपको पता है कितने 2 OH ग्रुप है, इसी को कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। और हम किसको ढूंढ रहे थे, इन्हीं को तो ढूंढ रहे थे। अब बताओगे आपका यही सब हो जाता है, ठीक है। तो बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल ही आपका यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद कैटिकॉल, रेसिस्टोनॉल, ये फिनॉल वाले ग्रुप्स होते हैं, अगर आपको याद हो, ठीक है, वहां पर एनसीईआरटी में दिया था। चलो सेकेंड अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शो स्ट्रक्चर ऑफ एलाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक का सेटअप आपको पता है, कैसे पहचानेंगे किसको एलाइलिक कहेंगे। एलाइलिक के लिए देखो कम से कम ये आपको वहां पर दिखना चाहिए। अब बताओगे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, इसमें OH हो, ठीक है, इतना हो। मतलब इसका पूरा जो सेटअप का नाम होगा, एक डबली बॉन्डेड कार्बन हो जैसे ये है, ठीक है, उससे एक कार्बन जुड़ा हो जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, उसमें हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, और उसमें जाकर के OH जुड़ा हो। तो इतने सेटअप को हम कहते हैं एलाइलिक पोजीशन, उसी में OH लगा है तो एलाइलिक एल्कोहल। जैसे यहाँ पर आपको पहला वाला ही दिख गया आपको एलाइलिक एल्कोहल, ठीक है। तो बताओ ये तो है। दूसरे वाले आप देख रहे हैं डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, इसको हम कहते हैं विनाइलिक। क्या बोलते हैं भाई इसको, विनाइलिक, ना कि एलाइलिक। ये कट हो गया। फिर अगर आप इसको देखो CH3CH, यहाँ पर देखना, जो मैंने यहाँ पर 2 CH2 लिखा था, उन्होंने क्या किया, इसी कार्बन पे एक मेथाइल भी लगाया और OH भी लगाया, और इतने सेटअप को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, एलाइलिक। बस यहाँ पर जो 2 H होते हैं, जो अगर आप इससे कंपेयर करें, एक H को हटाकर मेथाइल लगा दिया, लेकिन OH इसी कार्बन पे है, तो बताओ कि ये भी आपका उसी में आ जाएगा। सेम वैसे यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर C, बस इसके जो 2 H थे, दोनों H के यहाँ पर 2 मेथाइल लगा दिया, और इस पर अभी OH ग्रुप लगा हुआ था। बताओगे ये भी आपका क्या हो जाता है यहाँ पर, एलाइलिक एल्कोहल के टाइप। पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, एलाइलिक एल्कोहल के टाइप हो जाएंगे, पहला, तीसरा और चौथा। तो फर्स्ट यहाँ पर A वाले को हम टिक कर देते हैं। ये क्या है, क्रिशॉल। कह रहे हैं कि क्रिशॉल में, ठीक है, कौन सा ग्रुप आपको देखने को मिलता है। देखो क्रिशॉल में क्या हो जाता है, जब फिनॉल पे एक मेथाइल ग्रुप भी लगा होता है, उसको कहते हैं क्रिशॉल, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि क्रिशॉल में क्या आपको देखने को मिलेगा, तो क्रिशॉल में जैसे OH है और एक मेथाइल होगा, अगर ऑर्थो पर लगाए तो कहेंगे ऑर्थो क्रिशॉल, मेटा पे तो मेटा, पैरा पे पैरा क्रिशॉल। तो बताओगे यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप होगा, OH रहता है, लेकिन वो एल्कोहल नहीं होता, वो फिनॉलिक ग्रुप मतलब OH होता है, ये फिनॉलिक वाला OH होता है, मतलब ये रहेगा क्रिशॉल के अंदर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल, ये आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हैं। COH बॉन्ड एंगल अगर अल्कोहल की बात करते हैं, स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल। अगर अल्कोहल में जाओ, COH बॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है, वहां पर आपकी बुक में अल्कोहल का, फिनॉल का और ईथर का बॉन्ड एंगल दिया गया, ठीक है। अगर इसमें जाते थे तो इसका जो बॉन्ड एंगल था अल्कोहल में, वो थोड़ा सा कम हो जाता था, किससे, टेट्राहेड्रल एंगल। टेट्राहेड्रल एंगल कितना, 109.5 डिग्री का आप कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं 109 डिग्री 28 मिनट, आप दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। उनसे क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा कम होता था, ठीक है, टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा कम होता था अल्कोहल में। जबकि कहते हैं वेयर एज COC बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली ग्रेटर। अगर हम अल्कोहल का और ईथर का टेट्राहेड्रल एंगल से कंपैरिजन करें, अल्कोहल का जो एंगल था टेट्राहेड्रल से थोड़ा सा कम हो जाता था, ठीक है। वहां पर मैंने आपको बताया था क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे, उसकी वजह से बॉन्ड थोड़ा सा वहां पर बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाता था। तो सवाल आता है ईथर में भी तो यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है, तो ये ऐसा क्यों नहीं हो जाता था। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था क्योंकि ईथर में क्या हो जाता था, ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या हो जाता था,
यहाँ पर एल्काइल ग्रुप होते थे और इनका आपस में रिपल्शन होता था, तो बॉन्ड घटने की बजाय यहाँ पर क्या हो जाता था, जब ये रिपल्शन, इनको ऐसे होना चाहिए था लेकिन रिपल्शन होने की वजह से ऐसे बढ़ जाते थे, बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाता था। अब देखते हैं यहाँ पर क्या स्टेटमेंट, ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन पे ही क्वेश्चन है, कह रहे ऑफ रिपल्शंस बिटवीन द टू बल्की आर ग्रुप। देखो यहाँ पर आपको कह रहा है कि पहले आपको कह देता है कि यहाँ पर रिपल्शन बिटवीन टू बल्की आर ग्रुप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा ज्यादा क्यों जाता है। फिर कह रहे हैं ओ एटम इन बोथ अल्कोहल एंड ईथर आर रेस्पिरेटरी हाइब्रिडाइज्ड, बात ये भी सही है, लेकिन हमसे पूछा जाए टेट्राहेड्रल में क्यों कम और यहाँ पर अल्कोहल में कम हो जाता है जबकि ईथर में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। फिर कह रहे हैं लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर इन द रिपल्शन। हमसे यहाँ पर ईथर के लिए पूछा जा रहा है ये स्लाइटली ग्रेटर क्यों हो जाता है, तो इनके लिए हमारे पास सबसे अच्छी लाइन होगा क्योंकि रिपल्शंस बिटवीन टू बल्कि आर ग्रुप, ये जो आर ग्रुप लगे थे इसी की वजह से यहाँ पर आपका थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ए वाले को लगाएंगे कि ईथर के लिए पूछा गया तो उन्हीं के जवाब में चाहिए। फिफ्थ, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, लेकिन कौन से एल्कीन को छोड़ करके, एक्सेप्ट इथीन, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में अगर मैं आपको बताऊं, अगर इथीन होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक सिमेट्रिकल है और सबसे कम सबसे छोटा मतलब 2 कार्बन का है, एसिड की प्रेजेंस में होगा, तो आपको बताया आप किसी एक पे माइनस किसी एक पे प्लस कर सकते हैं, तो बताओगे आपका यहाँ पर प्रोडक्ट CH3 CH2 OH बन जाएगा और इस अल्कोहल को हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर इसके अलावा, क्योंकि सबसे छोटा एल्कीन तो आपका इथीन होता है, इसके अलावा अगर 3 4 5 कुछ भी आप लेकर के चलेंगे, अगर आप वहां पर देखें, अगर हम ये लेके चलते प्रोपीन और यहाँ पर एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन लेकर के चलेंगे, तो याद रखना ये अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो मार्कोनी का भी यूज करेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं सिमेट्रिकल होगा तब भी जो भी आप देखें यहाँ पर, तो आपको बताया यहाँ पर आपके एक हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो बॉन्ड टूटने का तरीका वैसे ही होगा, तो आपका OH यहाँ पर आ जाएगा, तो बताएंगे यहाँ पर CH3 CHOH CH3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, सेकेंड। तो याद रखना अगर हम एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इथाइन की बात करते हैं तब उस केस में केवल प्राइमरी बन सकता है, इसके अलावा चाहे जैसा 2 से ज्यादा कार्बन का कोई भी आप एल्काइन यूज करेंगे, ठीक है, कोई भी एल्कीन यूज करेंगे, ऑलवेज जो भी अल्कोहल बनेगा उसकी डिग्री बहुत कम होगी तो सेकेंडरी और यहाँ तक कि वो टर्सरी भी हो सकता है। तो यही आपको यहाँ पर ध्यान देना है, कह रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल बनेगा नहीं, ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है। तो बताओगे सेकेंडरी और टर्सरी, बताओगे इसी को टिक करना है, सेकेंडरी बन सकता है और टर्सरी भी बन सकता है क्योंकि वो किनारे पे जुड़ेगा नहीं, ठीक है, वो हमेशा अंदर ही कहीं पर जुड़ेगा, उसकी डिग्री सेकेंडरी हो सकती है, यहाँ तक कि टर्सरी भी हो सकती है, प्राइमरी नहीं होगी। प्राइमरी अगर कहीं पर हो सकती है लिथियम के केस में, इसलिए क्वेश्चन बनाया ही गया था। चलो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इथाइल एल्कोहल, यह इथाइल एल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय द रिएक्शन ऑफ। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्कोहल बनाता है, बात तो सही है, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। इन्होंने जो एल्कोहल का नाम लिया आपको पता वो कौन सा एल्कोहल है, CH3 CH2 OH। इस टाइप को जब मैं पढ़ा रहा था तभी आपको बताया, और ये एक प्राइमरी अल्कोहल हो जाता है। तो अब आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर कभी भी प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा तो केवल एक कंपाउंड के साथ, उसका नाम है क्या बताओ, फॉर्मल्डिहाइड। और कभी भी कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा तो वो केवल और केवल क्या हो जाता है, एल्डिहाइड के साथ बनाएगा, हाँ, लेकिन वो फॉर्मल्डिहाइड नहीं, इसके अलावा और कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, उससे ऑलवेज क्या बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर वो टर्शियरी अल्कोहल बना रहे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो ऑलवेज वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा होगा, कीटोन के साथ। यहाँ पर आपका प्राइमरी अल्कोहल है तो हमेशा याद रखना इसका मतलब वो किसी और के साथ नहीं, वो केवल फॉर्मल्डिहाइड, सबसे छोटे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके तभी पॉसिबल हो सकता है। इसके अलावा अगर एक से ज्यादा बढ़ करके अगर आप कार्बन के एल्डिहाइड यूज करेंगे तो ऑलवेज वो सेकेंडरी बनाएगा, और कीटोन के साथ क्या होगा, टर्शियरी बनता है। तो हमको यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल था, इथाइल अल्कोहल था, तब बताओ कि प्राइमरी बन रहा है, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पर लेके चलो फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, उसकी प्रैक्टिस की है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल से। कॉमर्शियली कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस टू अल्कोहल बाय कन्वर्टिंग देम। कार्बोक्सिलिक एसिड को कहां पर पहुंचाना चाहते हैं, अल्कोहल, रिडक्शन की बात कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल लेके जाना चाहते हैं। और इसके लिए मैंने आपको बताया था रिएजेंट हम क्या यूज करते हैं, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और या फिर उसके यहाँ पर B2SX यूज कर सकते हैं। और बताया था काफी महंगे होते थे, तो इसके यहाँ पर एक ट्रिक और वहां पर कन्वर्जन कॉमर्शियली लेवल पे, अगर बड़े लेवल पे बनाना है तो हम बहुत महंगा रिएजेंट नहीं खर्च करते उनके पीछे। हम क्या करते थे, उसको पहले अल्कोहल से रिएक्शन करा के कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर बनाते थे, फिर उसकी नॉर्मली कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करके क्या करते थे, वहां पर
अल्कोहल बना लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। और हमसे यहाँ पर कहाँ पर पूछा जा रहा है, कॉमर्शियली बड़े पैमाने पर जब इसको बनाना है तो क्या करते हैं, कहा गया इसको एस्टर बना लेते हैं, ठीक है, कन्वर्टिंग देम टू द एस्टर एल्डिहाइड कीटोन अमीन। आप बताओगे एस्टर, याद आया रिएक्शंस, ठीक है, तो एस्टर में कन्वर्ट करते थे, अल्कोहल से रिएक्शंस कराकर एस्टेरिफिकेशन जिसको हम कहते थे, फिर तब जा करके उसका हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते थे। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट अल्कोहल। अल्कोहल के रिस्पेक्ट कौन सी बात आपको सही नहीं लग रही है, ठीक है, नॉट करेक्ट अबाउट अल्कोहल, ठीक। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन वाटर, ऐसा तो कुछ नहीं, ठीक है। बताया गया अल्कोहल ऑफ लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन अल्कोहल ऑफ मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। यही तो गलत है और इसी को टिक करना है। क्या आपको पता है, जब सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन में अल्कोहल का बता रहा था तो मैंने आपको बताया था छोटे अल्कोहल होते हैं तो वाटर का बहुत आसानी से घुल जाते हैं, लेकिन अगर अल्कोहल में कार्बन की चेन एल्काइल ग्रुप बढ़ने लगती है उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने लगती है। क्यों? क्योंकि जो एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है एक्चुअली में वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, ठीक है, वो वाटर में डिसॉल्व होना पसंद नहीं करता, उसको वाटर से नफरत होती है, ठीक, उसमें डिसॉल्व नहीं होता है, और उसी हिस्से को हम बढ़ाते चले जाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी तेजी के साथ डिक्रीज करने लगती है। तो यही था और आपसे पूछा गया और इसमें उस बात को इन्होंने उल्टा लिखा है क्योंकि हमें नॉट बताना था। इन्होंने कहा कि जो छोटे कार्बन होंगे लेस कार्बन वाले वो लेस सॉल्युबल होंगे और ज्यादा वाले ज्यादा नहीं, उल्टा बोल रहे हैं, लेस कार्बन वाले ज्यादा सॉल्युबल और ज्यादा कार्बन वाले कम सॉल्युबल होते हैं। तो रॉन्ग स्टेटमेंट लिखना था, नॉट करेक्ट तो आप बताएंगे बी वाला नहीं सही है। चलो यहाँ पर ये ईथर वाली रिएक्शन जो काफी फेमस थी, पढ़ाते समय बताया था, वो याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर इज अनलाइकली टू बी क्लेव्ड बाई हॉट कंसंट्रेटेड एचबीआर। आपको पता है ईथर जो रिएक्शंस करता था HX से करता, तो HS में भी दो लोग आते थे जो ज्यादा रिएक्टिव थे, एक HI था दूसरा HBr था, और कह रहे हैं ऐसा कौन सा ईथर है जो HI HBr दोनों से रिएक्शंस करना पसंद नहीं करता, ठीक है। तो अब यहाँ पर कि आपको पता है रिएक्शंस करने के लिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ता था, और यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारे पास ईथर है इसमें जो पहला वाला ईथर है यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तो है, लेकिन ये जो अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच किसके साथ है बताओगे, बेंजीन रिंग, जिसकी वजह से यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दोनों रिंग के साथ पाया जाएगा। तो ये बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो रिएक्शंस होगी, तब कहेंगे पहला वाला। ये वाला बताओगे इधर पार्शियल बॉन्ड डबल बॉन्ड है लेकिन इधर तो नहीं है, ये तो टूट जाएगा माइनस प्लस में। इधर वाला दोनों में से किसी भी साइड टूट सकता है माइनस प्लस में। इधर वाला देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला नहीं टूटे भाई, कोई बात नहीं, आपको पता है ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो ऐसे हो सकते हैं। तो ये सब बॉन्ड B, C और D के टूट सकते हैं लेकिन A वाले में नहीं टूटेगा क्योंकि दोनों बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। चलो यहां पर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ रिएक्शंस विथ हीटेड कॉपर। कह रहे हैं कॉपर को हीट कर रहे हैं 300 डिग्री से। 300 डिग्री से बोले तो क्योंकि आपके एनसीईआरटी में सभी टेम्परेचर केल्विन के साथ लिखा है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे हमारा कितना बन जाएगा, अब तो 3, यहाँ पर 7, 3 to 5। कह रहे हैं कि कॉपर के साथ हीट करने वाले हैं हम कॉपर, और कितना टेम्परेचर दे रहे हैं 573। क्या यहाँ पर नॉट ट्रू, क्या चीज आपको सही नहीं लग रही? चलो अब देखते हैं। कहा गया फिनोल को हम बेंजाइल अल्कोहल में, ऐसा हमने कभी पढ़ा ही नहीं, गलत हो गया, पहला वाला ही आपको नॉट ट्रू है। चलो इसके अलावा सेकेंडरी अल्कोहल की वेपर को पास करते थे, याद है, तो कॉपर या फिर सिल्वर मेटल 573 केल्विन सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड और टर्सरी अल्कोहल डाला तो एल्कीन बनता था, और वो सारी चीजें इसमें पर दिया है। प्राइमरी से एल्डिहाइड और टर्सरी से ओलिफिन। ओलिफिन किसको बोलते हैं बताओ? एल्कीन का ही तो दूसरा नाम क्या हो जाता है? ओलिफिन्स। ये सारी चीजें बी, सी और डी सही है, लेकिन ए वाला हमने कहीं पर देखा नहीं कि फिनोल की वेपर को पास करो और बेंजाइल अल्कोहल निकाल के देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बताओगे ए वाला ही आपका सही नहीं है। चलो 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू प्रोपीन मेथाइल इथाइल कीटोन। देखो यहां पर याद रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू प्रिपेयर मेथाइल इथाइल कीटोन। पहले मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। ये कीटोन है ना, मेथाइल है, इथाइल कीटोन है। अगर हम इसको ऐसे लिखे तो आप कहेंगे सर एक साइड मिथाइल होगा 2 कार्बन और एक कार्बन, और एक साइड क्या होगा 2 कार्बन। ठीक, इसको हम इथॉक्सी प्रोपेन भी बोल सकते हैं और इथॉक्सी इथेन बोल सकते हैं। सॉरी, अब इसको आईपीएससी में बोलते हैं क्योंकि कीटोन है, मैं इथर बोल रहा था। अब बताओगे 2, ऐसा आप कह सकते हैं मेथ एथ प्रोब्यू, ब्यूटेन टू ऑन बोल सकते हैं आईपीएससी में, और या फिर इसका कॉमन नेम में बताया कि मेथाइल इथाइल कीटोन। ये कीटोन बन रहा है, और सीओ ग्रुप के साइड एक साइड आपको 1 कार्बन, एक साइड 2 कार्बन है। और ये कैसे बन सकता है आपको बताया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू
प्रिपेयर मेथाइल इथाइल कीटोन। कीटोन को बनाना है, किसको ऑक्सीडाइज किया जाए। अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, कीटोन, और टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नॉर्मली नहीं होता था। तो आपको कीटोन मिल गया तो आपने तुरंत कहा कि सर यहाँ पर जो भी होगा वो सेकेंडरी अल्कोहल ही होगा अगर ऑक्सीडेशन की बात आती है तो चलो पहले वाले में कह रहे हैं प्रोपेन टू ऑल है। प्रोपेन टू ऑल का मतलब पता है 1 2 3, ये आप बताओगे सर ये तो रहा सेकेंडरी अल्कोहल। आप ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना दोगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 कार्बन के 3 कार्बन का कीटोन बनेगा, इसकी वजह से ये क्या, ये ब्यूटेन 1 ऑल प्राइमरी है तो इसको आप छोड़ दो क्योंकि सेकेंडरी ही होगा जो भी होगा। फिर कह रहे हैं ब्यूटेन 2 ऑल, हाँ ब्यूटेन 2 ऑल है तो 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ऑल है, ये रहा, ठीक है। और इसी का जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे आपके पास क्या है PCC-CrO3, तो बताओगे यही क्या हो जाएगा, यहाँ पर कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आप कहेंगे ये सेकेंडरी अल्कोहल को हम टिक करते हैं। ये तीसरा है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इससे नहीं बने, इसका तो क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता था। चलो 12 नंबर का क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल एक्सहिबिटेड एसिडिक कैरेक्टर ऑन रिएक्टिंग इट विद। इथाइल अल्कोहल के पास एसिडिक कैरेक्टर है, लेकिन ये बात कौन साबित कर सकता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था अल्कोहल के पास एसिडिक कैरेक्टर है, मानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है कि कोई बेस नॉर्मल बेस से रिएक्शंस कर ले। इनसे साबित करने के लिए हमें बहुत रिएक्टिव मेटल यूज़ करना पड़ता है, जैसे सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम, इनका यूज़ करेंगे तो यहाँ पर तब जाकर के इसके एसिडिक एच को हटा करके साबित करता है कि हाँ बहुत ज़्यादा नहीं तभी काम भर का इनके पास एसिडिक एच है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता था, ठीक है। इसलिए बताया गया कि अगर इनके पास इथाइल अल्कोहल एक्सहिबिट एसिडिक कैरेक्टर तो इसकी रिएक्शन किससे करा सकते हैं, एसिडिक एसिड से नहीं, सोडियम मेटल से सही, हाइड्रोजन क्लोराइड से नहीं, इनसे नहीं। तब बताओ किससे कराएंगे, यहाँ पर सोडियम मेटल से रिएक्शन करके साबित करेंगे कि इनके पास एसिडिक कैरेक्टर, तो सोडियम मेटल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करते हैं और वहाँ पर रिएक्शन हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 13 नंबर, फिनोल व्हेन फर्स्ट react with concentrated sulfuric acid and then with concentrated nitric acid it gives। फिनॉल की रिएक्शंस पहले कहा गया भाई हम किससे, फिनॉल है, ध्यान देना फिनॉल है, पहले कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से किया गया, उसके बाद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से किया। अगर आपको याद हो, ठीक है, जब मैं आपको बता रहा था फिनॉल का नाइट्रेशन, कहा कि अगर डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शंस करोगे, डाइल्यूट HNO3 और काफ़ी लो टेम्परेचर पे, तब जाकर के क्या हो जाता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता था। अगर कंसंट्रेट उठा लेते थे तो पता वहाँ पर क्या हो जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता था। फिर कहा गया इससे, उसका दूसरा नाम था पिक्रिक एसिड, बंद हो जाता था, लेकिन हमको एक बात बताया था कि बंद हो जा रहा है लेकिन ये ईल्ड बहुत अच्छी नहीं हुई थी। कहा गया अच्छी ईल्ड वाली जब कहानी सुनाया कि आज के दिन में, आज के टाइम पे वहाँ पर क्या था, नाउ डेज, ठीक है, पिक्रिक एसिड और फॉर्म कैसे बनाया गया, कह रहा है कि पहले इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से। तो क्या हो जाएगा, याद करो मैंने कहा था फिनॉल 2,4 क्या डाई सल्फोनिक एसिड, ये बन जाता था। फिर उसके बाद कहते हैं अब जाकर के यहाँ पर कंसंट्रेट HNO3 डालो, ठीक है, और डालते थे तब जाकर के आप देखते थे यहाँ पर क्या हो जाता था, ठीक है, ये 3 NO2 ग्रुप जो बैठते थे और ये बहुत अच्छी ईल्ड के साथ बनता था, ठीक है। और ये रिएक्शन आपकी बुक में लिखा नहीं था, बोला था क्या आप ये रिएक्शन, बस स्टेटमेंट दिया, कह रहे थे कि आप इसको लिख सकते हो, तो ये रिएक्शन, और इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, आप कहेंगे इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। 3 NO2 ग्रुप ने मिल करके एक फिनॉल जो कि एक वीक एसिड की कैटेगरी में था उसको स्ट्रॉन्ग बना देते। तो बताओगे प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, पिक्रिक एसिड। अब बताओ कि इसका तो नाम ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोबेंजीन बोल रहा है, याद रखना, ऐसे ट्राई नाइट्रोफिनॉल यहाँ तक पढ़ा, आपको लगा फिनॉल लगा दो इसको बेटे, नहीं, पिक्रिक एसिड, यहाँ पर फिनॉल लिखता तब सही होता। 14 नंबर, अच्छा ये क्या है, कह रहा है कि 3 मोल ऑफ इथेनॉल रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड PBr3 टू फॉर्म 3 मोल ऑफ ब्रोमो इथेन एंड 1 मोल ऑफ X। व्हाट इज द X, आपको बताओ मैं रिएक्शंस, याद आया तो आपको CH3CH2OH, ये इसकी रिएक्शन करा रहे PBr3 PCl3 PI3 वाली रिएक्शन। मैंने कहा था जब भी PX3 से रिएक्शंस कराएंगे इनके 3 मोल लगेंगे, 3 मोल लगेगा, तो अब बताओगे 3 मोल लगेगा तो तीनों, यहाँ पर 3 मोल का मतलब 3 OH ग्रुप हो जाएंगे ना, एक हर के साथ एक, तो तीनों हट कर वहाँ पर हट करके यहाँ पर 3 Br आ जाएगा। बताओगे 3 मोल आपका CH3
CH2Br आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए 3, ऑक्सीजन कितने हो गए 3, और यहाँ पर एक फास्फोरस बचा है, तो ये मिल करके क्या बना लेते थे, याद आया H3PO3। यही तो बताया था आपको, ऐसे याद रखना, H3PO3 बन जाता है, और H3PO3 ही वाले को टिक कर दो, हो गया आपका H3PO3। C6H5 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH कुछ है यहाँ पर, कह रहे हैं फिर वो इसको बना रहे हैं यहाँ पर। तो बताओ कि डबल बॉन्ड इंटैक्ट है दोनों में, बस CHO कन्वर्ट हो जाता है CH2OH में अल्कोहल रिडक्शन करना। तो कौन यहाँ पर हो सकता है, देखो अगर H2 प्लेडियम निकल यूज करते हैं, इनको कन्वर्ट कर देगा नो डाउट। अब बताएंगे यहाँ पर CH2 को CH2OH में लेके जाएगा अल्कोहल, लेकिन साथ साथ वो पता है यहाँ पर डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा, इसको तोड़ करके एक एक H देगा। तो हम कह रहे हैं इसकी वजह से इसको हटा, और NaBH4 यहाँ पर आपका आंसर होगा, क्योंकि NaBH4 के बारे में मैंने आपको बताया वो केवल एल्डिहाइड और कीटोन को ही अल्कोहल में पहुंचाता है और कुछ नहीं करता है। तो बताओगे इसीलिए टिक किया। और ये आपको पता ऑक्सीडाइजिंग है तो इनको कार्बोक्सिलिक एसिड में लेके चले जाएंगे, तो ये सब आप हटाओगे। अब बताओ केवल यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, सेकेंड वाला सही होगा। चलो 16 नंबर देखते हैं यहाँ पर, द रिएजेंट यूज्ड फॉर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं ना, डिहाइड्रेशन, वाटर को रिमूव करने के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, कह रहे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, फिर कह रहे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, फिर कह रहे एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड का मतलब पता है Al2O3, जिसको मैंने आपको बताया था, आपकी बुक में क्या लिखता था यहाँ पर, एल्यूमिना, याद आया, ठीक है ये, और आपका यही आंसर हो जाएगा अगर आपको याद हो। मैंने कहा डिहाइड्रेशन अगर अल्कोहल का कराते हैं तो हमें प्रोटिक एसिड की जरूरत पड़ती थी, जैसे आपकी बुक में लिखा था कंसंट्रेट H2SO4 और H2SO4 और H3PO4 ये एसिड, या फिर दूसरा कहता था और कैटलिस्ट यूज करते हैं। कैटलिस्ट में मैंने आपको बताया था एनहाइड्रस जिंक सल्फाइड, जिंक वहां पर जिंक क्लोराइड की बात करती थी, या तो हम, और उसके बाद और करके लिखता था एल्यूमिना। आपके पास ये ऑप्शन था, या फिर आप यहाँ पर एनहाइड्रेट ZnCl2। ये कैटलिस्ट वहाँ पर बहुत लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि एनसीईआरटी में डिहाइड्रेशन जहाँ पर बताता था, लिखता था थ्योरी, वहीं पर सबसे आखिरी लाइन में इसको लिख करके रख देता है और इसका जल्दी यूज नहीं करवाता है, क्योंकि रिएक्शंस में हम ज्यादातर कंसंट्रेट H2SO4 H3PO4 के सहारे ही ज्यादातर रिएक्शंस देखते हैं। तो जब ऐसे आ जाता है क्वेश्चन, वहां पर दिमाग काम नहीं करता, इसको जरूर याद रखना, वहां पर भी पढ़ाते समय मैंने नोट कराया था, ठीक है। तो उसी पे क्वेश्चन था, एल्युमिनियम ऑक्साइड मतलब जिसको एल्यूमिना कहते हैं। अगर ये नहीं होता तो ZnCl2 भी हम लगा सकते थे अगर ऑप्शन में होता तो। चलो यहां पर रिएक्शंस चलिए देखते हैं। अगर हम देखें यहां पर CH3CH2OH है, अब देख रहे हैं रेड फास्फोरस या फिर फास्फोरस H2 लिखा, मैंने कहा था वो वाली रिएक्शन से याद आया, NC2 PI3 वाली रिएक्शन है, PI3। और यहाँ पर आपको पता PI3 वही 3 मोल इसके ले लो, तो आपको पता OH को हटा करके आयोडीन आ जाएगा। तब बताओगे यहाँ पर आपका आ जाएगा CH3CH2I, देख रहे हैं। फिर गिरग्नाट रिएजेंट से रिएक्शंस करा रहे हैं प्रेजेंस ऑफ ईथर का मतलब ड्राई ईथर ही बन, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर बन जाएगा आपका CH3CH2MgBr। उसके बाद ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, इसको अगर मैं लिखूँ ऐसे लिख दूँ H, ठीक है, H यहाँ पर डबल बॉन्ड O, तो आपको पता है ये जाकर के इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। तो अगर C की यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर ये टूटेगा, ये प्लस और माइनस, तो ये न्यूक्लियोफाइल जाकर के इसके प्लस से यहाँ पर जुड़ेगा इस कार्बन से, तो अब बताएंगे ऐसे हो जाएगा CH3CH2, ये इनका वाला, और ये कार्बन C, और इसके पास 2 हाइड्रोजन, ये CH2 लिख दिया ना ऐसे। फिर अब बताओगे ऑक्सीजन, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, हाँ कोई बात नहीं, O माइनस, फिर इसी में आके जुड़ जाएगा ये MgBr। फिर जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मैंने कहा ये H प्लस OH माइनस में टूटेगा, तो आपको पता है ये वाला बॉन्ड टूटेगा, देख रही है, और इनको मिल जाएगा H प्लस और इनको मिल जाएगा OH माइनस, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा D मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब बताओ कि यहाँ पर 1 2 3 4 3 कार्बन का अल्कोहल आपका बन के तैयार हो जाएगा, CH3CH2CH2H। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, फॉर्मल्डिहाइड से कर रहे हैं तो बनना 100% प्राइमरी अल्कोहल ही था, ठीक है। तो आपको पहले में कह रहा है प्रोपेनल नहीं, ब्यूटेनल नहीं, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। अब बताओ कि 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपाइल अल्कोहल, ये भी गया, आप कहेंगे 3 कार्बन वाले अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर,
एमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ द रिएक्शंस प्रोड्यूस एनिसोल। कौन सा सेटअप होगा जो एनिसोल देगा? एनिसोल का मतलब आपको पता है OCH3 बेंजीन के ऊपर, इसी को कहते हैं एनिसोल। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं तो आप बताओ कि CH3 यहाँ पर एल्डिहाइड RMGX ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। एनिसोल मतलब ईथर है, और ईथर के लिए हमें वहाँ पर एक एल्कोक्साइड ग्रुप और एल्काइल हैलाइड चाहिए। अगर हम यहाँ पर देंगे C6H5 फिनोल और OH है, तो इससे हम बना सकते हैं कैसे? ये हमारा फिनोल हुआ, इसकी रिएक्शन हम NaOH से कराएंगे। किससे कराते हैं यहाँ पर? NaOH। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा, ठीक, आपका हो जाएगा ONA, सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है। और जब सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा तो आपको बताइए हमारा निक्लोफाइल बन के तैयार है। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक सिंपल सा मेथाइल हैलाइड जैसे CH3I यूज़ करते हैं, इन्होंने यूज़ किया, और ये जा करके एक निक्लोफाइल बन करके इसके हेलोजन को हटा करके यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। और आप बताओगे यहाँ पर विलियमसन सिंथेसिस वाली रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से, और आपका यहाँ पर OCH3 बन के तैयार हो जाता है। तो आप बताएंगे सबसे बेस्ट अगर हम एक लगाएंगे तो B वाला, ठीक, ऐसे। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्टिकली एक्टिव अमीन, कह रहे दिए गए में से आपको बताया कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव अमीन्स विल प्रोड्यूस ऑप्टिकली इनएक्टिव एल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विथ KNO2 और HCl, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर पोटेशियम का नाइट्राइट है, उसके बाद यहाँ पर HCl से रिएक्शन है, जिसको हम लोग नॉर्मली यहाँ पर कहते हैं नाइट्रस एसिड कह सकते हैं, HNO2, ठीक है। डाइजोनियम वाली जो रिएक्शंस हम लोग पढ़ते थे, लेकिन ये रिएक्शंस अभी आपको मिली नहीं होगी, ये एक्चुअली में आपको मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अल्कोहल की बात है तो इस क्वेश्चन यहाँ पर रख दिया गया, फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल बन रहा है। और अगर आप जब हम लोग पढ़ेंगे अमीन्स वाला, अमीन्स की डाइजोनियम वाली वहाँ पर रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो वहाँ पर तो आप देखेंगे कि अगर प्राइमरी अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराते हैं तो एक्चुअली क्या हो जाता है, वहाँ पर डाइजोनियम तो बनता है, लेकिन वो इतना हाईली अनस्टेबल होता है कि फाइनली वो क्या कर जाता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी अमीन्स हैं अगर हम देखें, यहाँ पर प्राइमरी अमीन सबके सब है, और अगर देखा जाए सबके सब कायरल कार्बन बना रहे हैं, यहाँ पर जहाँ पर जुड़ा है ये कायरल कार्बन है, ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन वो कह रहे हैं भाई साहब कि यहाँ पर अभी तो कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन जब वो इनसे रिएक्शंस करके अल्कोहल बनाता है तो वो इनएक्टिव हो जाता है। तो कौन ऐसा होगा यहाँ पर? तो याद रखना यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली में, अभी तो आप बस इतना याद रखना है, जब ऐसा कुछ होगा तो ये यहाँ से टूटता है, यहाँ पर एक्चुअली में बनता है कार्बोकेटायन। क्या बनता है? कार्बोकेटायन बनता है एक पल के लिए, और वो कार्बोकेटायन जो बनता है आपको बताया यहाँ पर है तो सेकेंडरी, यहाँ पर जाएगा अगर तब भी सेकेंडरी, तो यहाँ पर रहेगा और यहीं पर OH आकर के जुड़ जाता है। बताओगे ऑप्टिकली एक्टिव ये रहेगा, हमें वो चाहिए जो ऑप्टिकली एक्टिव ना हो। ऐसे सेम यहाँ पर भी यही हटेगा और यहाँ पर आपका ये बनता है। अगर मानते आप कहेंगे सर यहाँ पर तो सेकेंडरी होगा, यहाँ पर भाग्य टर्शरी, यहाँ पर टर्शरी, तो यहाँ पर वो चला जाता है और यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर इसको ज़्यादा अल्फा H मिलेगा, 3 2 5 और 1 6। अगर यहाँ पर जाता है 2 2 4 और 1 यहाँ से 5 मिलता बस, ठीक है। तो ऐसा कुछ वहाँ पर होता है, तो ये यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर जा करके वो क्या करेगा, ठीक है, कि यहाँ पर जब OH बनाएगा, क्योंकि आपका पॉजिटिव चार्ज अगर कहीं पर ट्रांसफर हो रहा है तो जहाँ पर जाएगा तो वहाँ पर OH आएगा, और OH आएगा तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कायरल कार्बन बना रहेगा। तो ये भी नहीं आना, हमें बताना है कायरल कार्बन होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव, हमें इनएक्टिव चाहिए। लेकिन यहाँ से अगर हम देखते हैं जब ये हटेगा, फाइनली मैकेनिज्म में नहीं जाते, बस याद रखना कि यहाँ पर हट कर कार्बोकेटायन बनेगा, फिर OH ग्रुप बाद में आएगा, ये सेकेंडरी होगा। तो ये अपने आप को भगा के लेके जाएगा, यहाँ पर सारी चीज़ें शिफ्टिंग वुफ्टिंग मैंने आपको पढ़ाया, और यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ पर आएगा और ये टर्शरी बन जाएगा। और टर्शरी पे आते हैं, अब यहाँ पर OH ग्रुप जब लगेगा, आप बताएंगे इस कार्बन पे ये दोनों लोग क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और सेम हो जाएंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, तो हम कहेंगे C वाले को लगाओ, ठीक है। तो इसलिए हम C वाले ऑप्शन को यहाँ पर करेक्ट मानते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट OH ग्रुप इज, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पर देखते हैं। आपको बताया गया कागे एसिड स्ट्रेंथ, आप देख रहे हैं यहाँ पर OH 4 OH ग्रुप लगे हुए, इन्हीं के ही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रेंज करना है। और मैंने आपको हमेशा से बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई रिएक्शन मैकेनिज्म से, अगर हम बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, वो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है। एसिड का एक H+ निकाल दो तो बन जाएगा वो एनायन, जिसको हम उसका कॉन्जुगेट बेस भी बोलते हैं। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ का H हटाया, यहाँ पर माइनस, वो रीजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, तो ये तो सबसे ज़्यादा होगा। और यहाँ का अगर हटाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नहीं, अल्फा पे पाई बॉन्ड होना चाहिए जैसे यहाँ पर, लेकिन इसके बीटा पे है। अब बताओ कि ये कॉन्जुगेशन में नहीं जाता है।
और रही बात यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर माइनस प्लस, और ये जाएगा कॉन्जुगेशन किसके साथ, इनके साथ, क्योंकि इधर आप देख रहे हैं सिंगल डबल, यहाँ पर जाएंगे सिंगल सिंगल तब डबल आर, इधर नहीं जाएगा। अगर हमें लगता है इधर लेके जाए, इधर तो नहीं जाएगा, इधर जाएगा, तो अब बताओगे यहाँ पे इसको कॉन्जुगेशन मिलेगा। और अगर हम यहाँ पर देखिए जो माइनस आएगा वो इनके साथ कॉन्जुगेशन, फिर ये इनके साथ कॉन्जुगेशन मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा अगर मैं बताऊं सबसे बड़ा कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी के लिए ये पहला वाला मिल रहा है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद तीसरे और चौथे में टक्कर चल रहा है। चौथा वाला कह रहे हैं कि अगर यहाँ मेरा एच हटाओगे तो ये कॉन्जुगेशन जो बनेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा। और तीसरा वाला कह रहे हैं ये कॉन्जुगेशन केवल इधर साइड जाएगा, इधर नहीं जाएगा, क्योंकि सिंगल सिंगल तब डबल आ रही है, सिंगल डबल होना चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों में कौन आगे निकल गया, फोर्थ, और उसके बाद ये थर्ड, और इनको कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं मिल रहा है तो टू। तो ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होना चाहिए। और आप आते हैं यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में, आपको ये मिल जाता है, ठीक। चलो 21, डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल इज, कहा गया जो कॉमर्शियली हम एल्कोहल को बड़े पैमाने पे बना के रखे रहते हैं और हम चाहते हैं कि कोई उसका यूज ना करे, मिस यूज ना करे, कि उसको पता चले कि वहाँ पर आप बना के रखे थे कोई केमिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए, फिर इंडस्ट्री में कहीं पर यूज करने के लिए, और वहाँ के लोकल लोग पता चले कि क्या करें, वहाँ पर उस एल्कोहल को चुरा करके लेके जा रहे, पीने में यूज कर रहे, ठीक है, ऐसा कुछ ना करें। तो क्या हो जाता है कि उस एल्कोहल को डीनेचर्ड किया जाता है, ठीक है, जिससे वो पीने लायक ना रहे। तो वहाँ पर दो चीज़ों को मिलाया जाता है, आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखता है। एक था कॉपर सल्फेट और दूसरा था पेरिडीन। मैंने आपको ऐसे याद कराया था, सी फॉर कॉपर और सी फॉर कलर। तो कॉपर सल्फेट जो वहाँ पर मिलाया जाता था वो एक पर्टिकुलर कलर वहाँ पर एल्कोहल के अंदर डलाता था, और दूसरा जो मैंने आपको बताया पेरिडीन, और पेरिडीन इसलिए मिलाया जाता था वो एक फॉल स्मेलिंग, बहुत ही गंदी स्मेल देता था, जिससे कि लोग उसको पीना पसंद ना करें। तो ये दो चीज़ें थे, उसी पे ये क्वेश्चन बनाया गया है। कहा गया मिक्सिंग ऑफ कॉपर सल्फेट, और इसके लिए लाइन लिख रहा है फॉल स्मेलिंग, नहीं, मैंने कहा सी फॉर कॉपर सी फॉर कलर, इन्होंने फॉल स्मेलिंग और पेरिडीन को लिखा क्या, कलर। अब बताओगे ये उल्टी लाइन लिख दिया। अब यहाँ पर आते हैं मिक्सिंग ऑफ कॉपर सल्फेट, क्यों, टू गिव कलर, सही है, एंड पेरिडीन अ फॉल स्मेलिंग सॉलिड टू मेक द कमर्शियली अल्कोहल अनफिट। अब बताओगे इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। तो यही आप लगाओगे सेकंड वाला। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेड बाय यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस से कौन सा प्रोडक्ट आपका नहीं बन सकता है। अब बताओगे मेथॉक्सीबेंजीन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि ये बात कर रहा है, ये है इनकी, ये तो बना क्या है, बेंजाइल पैरा नाइट्रो ईथर, ठीक है। अब बताओगे बेंजाइल और पैरा नाइट्रोफिनाइल ईथर। तो यहां पर अगर देखते हैं एक साइड बेंजाइल है, ठीक है, एक साइड बेंजाइल है ऐसे, ठीक है, इसके बाद पैरा पे NO2 लगा देते हैं, यहाँ पर CH2O फिनाइल, ठीक है, ऐसे बन सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बन सकता है, ठीक है। ये इसको एल्काइल हैलाइड बना दिया होगा, इधर साइड वाले को एल्कोक्साइड। फिर बताया कि मेथाइल टर्सरी ब्यूटाइल ईथर, मेथाइल मतलब एक साइड एक कार्बन है और दूसरी साइड 3 कार्बन का है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा था कि हमें 2 लोग चाहिए होते, एक एल्काइल हैलाइड, तो ऑक्सीजन एक साइड जो सबसे छोटा होगा उसको हम एल्काइल हैलाइड बना देते हैं और दूसरी साइड को एल्कोक्साइड, ये भी बन सकता है। लेकिन इन्होंने कहा है डाई टर्सी ब्यूटाइल ईथर, जो कि कभी नहीं बन सकता है, ठीक है, वो ये हो जाता है। ऑक्सीजन के दोनों साइड उन्होंने क्या किया, टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया है। और विलियमसन सिंथेसिस से ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको इसका मतलब किसी एक साइड टर्सरी एल्काइल हैलाइड यूज करना पड़ेगा, और टर्सरी एल्काइल हैलाइड अगर यूज करेंगे तो विलियमसन सिंथेसिस से कभी भी ईथर नहीं बन सकता है, वहां पर एल्कीन बनने लगेगा। अब बताओ कि भाई डी वाले को लगाओ, ठीक है, ऐसा कुछ। 23, एन ईथर इज मोर वोलेटाइल देन एन अल्कोहल हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक, कह रहे हैं कि ईथर मोर वोलेटाइल, मोल वोलेटाइल का मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका कम, तो कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो कम, ठीक है, देन अल्कोहल। अल्कोहल की वोलेटिलिटी कम है, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्यों ऐसा हो रहा है। अब बताओगे डाइपोलर कैरेक्टर ऑफ ईथर नहीं, ठीक है। अल्कोहल हैविंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अल्कोहल में रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, गलत। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है लेकिन ईथर में नहीं, किसमें, अल्कोहल में, ये गलत। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल, तो अल्कोहल के रेस्पेक्ट में ये लाइन सही लिखा गया है, ठीक है। तो हमें किसी के भी रेस्पेक्ट में देखना था जो ठीक मिले। अब बताओगे यहाँ पर अल्कोहल और ईथर से कंपैरिजन कराया जा रहा है, इसका मतलब आप क्या वोलेटिलिटी के हिसाब से बोले ये मोर वोलेटाइल, ये लेस है, या फिर कह सकते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका ज्यादा क्यों है,
ठीक है, तो ऐसा लिख सकता था क्योंकि जो ईथर है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जा रही है, या फिर कह सकता था अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। तो अब बताओ कि हिसाब से आपका ये वाली लाइन सही है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। ठीक है, तो डी हो जाएगा। चलो अब यहां पर आते हैं 24, डाई इथाइल ईथर कैन बी डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग विद। डाई इथाइल ईथर मतलब ईथर की बात कर रहा है, ईथर सबसे रिएक्शंस नहीं करता है, बहुत कम रिएक्टिव होता है, और इनसे अगर कोई रिएक्शंस कर सकता है तो मैंने कहा था HX कर सकता था, और HX में हमारे पास दो थे, या तो HI बोल दे या तो HBr बोल दे, वो भी हाई टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के साथ हो। चलो 25 कहते हैं यहाँ पर, द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। ठीक है, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपका क्वेश्चन में दिया गया, ये प्रोडक्ट आपसे पूछा गया प्रोडक्ट। आप देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पर सेकेंडरी है। मैंने आपको पढ़ाते समय कहा था आपको दोनों साइड कार्बन के, ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन चेन को देख लेना था। ठीक है, अगर उसमें से ये प्राइमरी और सेकेंडरी तक ही फंसे हुए, ठीक है, तो आपको हमेशा वहां पर कौन सा रूल फॉलो करता था, SN2। अगर कोई टर्सरी या फिर बेंजाइल हाई स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन बनाने की क्षमता रखता है तब वहां पर SN1 यूज करते थे। नहीं तो आपने देखा यहाँ पर सेकेंडरी, यहाँ पर मिथाइल, मतलब दोनों सिंपल से हैं, तो बताओ कि SN2 करो और I- को किसके साथ भेज दो, जो छोटा कार्बन का चेन होगा उसके साथ। तो बताओ कि मिथाइल के साथ जाएगा तो आपका बन जाएगा यहाँ पर CH3I, और दूसरी तरफ बचा हुआ जो होगा ये आपका बना लेगा एल्कोहल, CH3CH OH। चलिए यहाँ पर आते हैं, तो आपका यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एल्कोहल इनके साथ आयोडाइड। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रेजिस्टेंट टू निक्लोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोक्साइड आयन। इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा जिसपे निक्लोफिलिक अटैक नहीं हो सकता है। पहला बताया गया मेथाइल एसीटेट, ये एस्टर की बात कर रहे हैं। अब बताएंगे CH3COOCH3। देखो अगर हम इसमें कराना चाहे तो करा सकते हैं, ऐसे माइनस और यहाँ पर प्लस जनरेट करके करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर और एसिटोनाइट्राइल की बात करते हैं, 2 कार्बन के नाइट्राइल मतलब साइनाइड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी निक्लोफाइल अटैक करता है क्योंकि बॉन्ड टूटेगा माइनस प्लस, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है तो कर सकते हैं। एसिटामाइड की बात करते हैं, बताओ कि यहाँ पर CH3CONH2। और मैंने हमेशा से कहा जब कार्बन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो तो वहाँ पर निक्लोफाइल अटैक कर सकते हैं। यहाँ पर आप बताओगे माइनस, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर लेकिन डाईइथाइल ईथर की अगर हम बात करते हैं CH3CH2, अब बताओगे यहाँ पर CH2CH3, यहाँ पर कहीं पर पाई बॉन्ड तो है नहीं। हाँ, यहाँ पर अगर कोई अटैक कर सकता है तो मैंने बताया था रिएक्शन पे H+, और H+ हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से कोई इनके पास आ सकता है, और लोन पेयर लेने के चक्कर में कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल, ना कि कोई निक्लोफाइल। अब बताओगे भाई निक्लोफाइल, डाईइथाइल ईथर। The major product of the reactions between tertiary butyl chloride and sodium ethoxide is। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट हमसे पूछा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है और सोडियम इथोक्साइड। आपने देखा यहाँ पर एल्काइल हैलाइड छोटा होगा मेथाइल या फिर प्राइमरी, तब ईथर के बनने के चांसेस होगा। इन्होंने टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिया और सोडियम इथोक्साइड लिया, C2H5ONA। आपको पता चला क्या होने वाला है। अब तो एक ही चीज़ होगा, ये अल्फा ये बीटा, एलिमिनेशन हो जाएगा, और एलिमिनेशन हो करके आप बताएंगे यहाँ पर अब ईथर नहीं, क्या बनेगा, आप बताएंगे यहाँ से हट जाएगा डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आ जाता है, और आपका यहाँ पर एल्कीन बन जाएगा। तब बताओगे यहाँ पर एल्कीन, अच्छा एल्कीन का नाम भी लगाना है, 2-मेथाइल प्रोप 1-इन, ऐसे नंबर करो 1 2 3, 2 पे मेथाइल प्रोप 1-इन। अब बताओगे पहला वाला ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 28, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाईमेथाइल ईथर इज एन। देखो विलियमसन सिंथेसिस अगर डाईमेथाइल ईथर आप बना रहे हो तो वहां पर क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म लगता था, मैंने आपको साफ साफ बताया। ठीक है, अगर ईथर बन रहा है विलियमसन सिंथेसिस से तो SN2 मैकेनिज्म ही लगा करके बन सकता है, और कोई तरीका नहीं होगा। 29 अगर हम देखते हैं, कहा गया विच विल नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एनिसोल। कौन ऐसा जो एनिसोल नहीं बना सकता है। ठीक है, कौन ऐसा जो एनिसोल नहीं बना सकता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये आपके पास एक ये था, ये भी एक निक्लोफाइल की तरह ही काम करता है बेसिक मीडियम में। बहुत ज़्यादा बेसिक मीडियम लगाओगे तो यहाँ पर इसका H+ हट जाएगा, यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन आएगा, और ये फिनॉक्साइड आयन एक निक्लोफाइल बनेगा, और यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से इसको हटा कर माइनस+ यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ तो बन जाएगा जहाँ पर हमसे पूछा गया ना बना पाए। और यहाँ पर देखो क्लोरो
बेंजीन था, और इतनी कंडीशन देखते हैं तो आपको पता है ये भी फिनॉल बना लेगा। फिर इसके साथ यहाँ पर यही सेम रिएक्शंस कराएंगे तो बताओगे यहाँ पर भी बन सकता है। अब बचे दो ऑप्शन। देखो इसका तो हो सकता है आपको नहीं पता क्योंकि हमें ये मिला नहीं है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन हम डी वाले में देखें। फिनॉल की रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराएंगे तो फिनॉल ये आपको पता है एक एसिडिक एच रखा है, और मैंने कहा अगर ग्रिग्नार्ड तो कोई भी एसिडिक एच मिलेगा तो आर एच बना देगा, और यहाँ पर आपको सब कुछ छोड़ करके क्या बना देगा, मीथेन। तो आप इतना तो आपको पता है कि 29 में क्या हो जाएगा, डी वाले से कभी भी एनिसॉल नहीं बन सकता। मे भी हो सकता है कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें हो सकता है कि आपको ऑप्शंस ऐसे कोई रख दे जो कि आपको पता है नॉर्मली हमने कहीं पर इसको देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, आप सभी ऑप्शन को ऊपर से नीचे चेक करो, आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, हो सकता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, जैसे आपको पता है आपने एनसीईआरटी में सारी चीजें पढ़ी, तो आपको पता है ये एसिडिक एच का कोई भी सोर्स होगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर एच बना लेता है उसका एच लेकर के, तो वहां पर आप सब कुछ भूल जाओ, बन जाएगा हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन बन रहा है मतलब एनिसॉल नहीं बनेगा, तो ये तो आपको कंफर्म ये नहीं बनेगा। हाँ बचा ये बनेगा कि नहीं, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाता है, अपना एच यहाँ पर ये हटाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक मिथाइल ग्रुप आकर के जुड़ जाता है, तो इससे हो जाता है, ठीक है। तो आप बताओगे चलो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो हमें कॉन्फिडेंटली पता है कि नहीं हो सकता है, तो हम इसको टिक करते हैं। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कभी भी अगर वो बाहरी कोई ऑप्शन को मैच वहाँ पर डाल देते हैं तो। चलो अगला, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इन विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस के हिसाब से कौन सी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। देखो यहाँ पर कहते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी सब प्राइमरी, तो जो हेलोजन ज़्यादा आसानी से टूट करके निकलेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी अच्छी होगी। यहाँ पर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि जो ब्रोमीन है उसकी लिविंग एबिलिटी क्लोरीन से अच्छी होगी, तो ब्रोमीन आसानी से टूट के जाएगा क्लोरीन से। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना, ये जब टूट के जाएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या आएगा प्लस, भले ही पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव आता होगा क्योंकि SN2 होता है, लेकिन तब भी यहाँ पर आपको दिख रहा है अल्फा पोजीशन पे पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन जनरेट करेगा। वो चाहेगा ये अगर मोड बना रहे निकलने का, नहीं कहेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं निकल लो, हम तो इसके पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर देंगे। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन की वजह से भले इसकी क्लोरीन की लिविंग एबिलिटी ब्रोमीन से कम है, लेकिन इसको कॉन्जुगेशन मिलने की वजह से इसकी लिविंग एबिलिटी इनसे भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, इसलिए फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और आप देख रहे हैं 3 ऑप्शन में फर्स्ट को आगे कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद अगर हम आते हैं तो हम कहेंगे भाई यहाँ पर ब्रोमीन लगा दो, ठीक है, सेकेंड वाला, तो बताएंगे फर्स्ट के बाद सेकेंड, फिर उसके बाद आप बताएंगे ये भी ब्रोमीन, वहाँ पर क्लोरीन, अब बताएंगे उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट के बाद अगर हम आते हैं यहाँ पर देखो लिविंग एबिलिटी की बात करते हैं तो वो हो जाएगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पर ये क्या हो जाता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको कई सारे अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इससे अच्छा हम कहेंगे यहाँ पर फोर्थ जाओ, तब उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर बड़ा ग्रुप होगा तो वहाँ से इसको रिमूव करना मुश्किल होगा, ठीक है, वहाँ पर विलियमसन सिंथेसिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर हम 30 वाले की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका, ठीक है, ये फोर्थ वाला ही हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, कौन स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा। देखो जब भी बेस आए जल्दबाजी नहीं करना, सबको एक H+ दे दो, ठीक है, H+ दे दिया तो ये वाटर बन जाएगा, एसिड का उल्टा ऑर्डर होगा भाई, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, इसको H+ दिया तब बताओगे ये तो एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, इनको दिया तो ये क्या हो जाएंगे आपके फिनॉल बन जाएंगे, ठीक है, ये आपके यहाँ पर फिनॉल हो जाएंगे C6H5OH, और इनको दे देंगे तो आपको तो यहाँ पर O- है, अगर आपको दिख रहा है O-, इसी को H मिल जाएगा। तो जो भी स्ट्रक्चर है ऐसे जो भी यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, जैसे भी यहाँ पर आप बताओगे ये NO2 है, ठीक है, इनको जब हम दे देंगे ये OH बन जाएगा, ठीक है ऐसे। लेकिन अब यहाँ पर मानते हैं कोई बेंजीन रिंग तो है नहीं, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाता है जब ये H टूटेगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज, ये थोड़ा सा कॉन्जुगेशन मिलेगा, NO2 भी यहाँ पर इसको सपोर्ट करेगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है, फिनॉल हमारा सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है ये, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा आपका वाटर आएगा, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अल्कोहल, और उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अच्छा अल्कोहल से ज़्यादा ये हो जाएगा। अगर मैं इसको भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रेंज करूँ यहाँ पर, तब बताओ कि हिसाब से मुझे सबसे ज़्यादा सी लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद वाटर, आपको पता है अल्कोहल, ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल, और ये वाटर का ज़्यादा होता है। फिर अल्कोहल में ये अल्कोहल नॉर्मल केवल R ग्रुप के साथ है, यहाँ पर इसको माइनस आई और कंजुगेशन भी मिल रहा है, तो बताओ कि भाई डी वाले को ज़्यादा एसिडिक बता दो, उसके तब बी वाले को बोल दो। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, तो बेसिक स्ट्रेंथ का इसका उल्टा होगा, और जब बेसिक स्ट्रेंथ के एनायन का देखा जाएगा तो आप कहेंगे भैया सी से ज़्यादा कौन हो जाएगा, सी से ज़्यादा ए, और ए से ज़्यादा डी, और डी से ज़्यादा बी, तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा बी, और बी का मतलब OR में, हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात। तो ऐसे यहाँ पर इसको सॉल्व करना था।
चलो 32, CH3COOH मतलब एक एसिडिक एसिड है और मेथेनॉल है, एसिड मीडियम में रिएक्शंस कर रहे कह रहे हैं एक्स और वाई बना रहा है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बताया एक्स और वाई पूछा गया। देखो मैंने आपको बताया था ये एक एस्टेरिफिकेशन की रिएक्शन है, यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, जब एसिड एल्कोहल मिलते हैं तो एस्टर बनता है। लेकिन आपको वहां पर बताया था, याद रखना, एसिड एल्कोहल मिल करके एल्कोहल तो बना रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर रिएक्शंस होती है तो एसिड का OH जाता है और एल्कोहल का क्या जाता है, H। ये गया है यहाँ पर तो वाटर निकल गया, तो वाटर में आपको पता है यहाँ पर एक स्टार जाएगा, ये क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या किया आपको ऐसा बना दिया है, क्योंकि वैसे नॉर्मल 16 होती है, 18 वाले ऑक्सीजन है, ठीक है, जिसका एटॉमिक वेट 18 है, कोई बात नहीं। अब बताओगे यहाँ पर ये है, हमने इसको ले लिया, तो वाटर में जो गया एक स्टार है, और उसके बाद आप बताओगे यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर इसको मैं आपको बताऊँ ऐसे बनेगा, अगर मैं यहाँ से CH3 आप कहेंगे CO, ठीक है, ये फिर ये वाला यहाँ पर आएगा OCH3, और ये वाला स्टार आपको यहाँ पर एस्टर में देखने को मिलेगा इनके पास, ना कि इनके पास होगा। तो भाई अगर हम देखते हैं यहाँ पर आपको CH3CO फिर OCH3 फिर वाटर में आपको ये मिलेगा, बताएंगे यही वाला आपका सही हो जाता है। इसमें क्यों गलत हुआ, इसमें इन्होंने क्या किया, इसके वाले पे स्टार दिखाया, और ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप साफ साफ दिख रहा है इनका वाला जो एसिड का स्टार वाला था वो तो निकल चुका है, ठीक है। ये यहाँ पर दोनों पे स्टार दिखाया गलत, दोनों पे स्टार दिखाया गलत। 33, ClCH2CH2OH is stronger acid than CH3CH2OH। देखो यहाँ पर CH3 लगा, यहाँ पर उसी यहाँ पर बस एक Cl लगा दिया, और आपको बताइए माइनस आई है, माइनस आई क्या करता है, इनके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जब इनके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इनके ऊपर क्या हो जाता है, अब बताओ कि चार्ज की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होगा। देखते हैं क्या लिखता है, कह रहे हैं माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इंक्रीज नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम। कह रहे हैं कि ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर और ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा, नहीं, मैंने आपको बताया था वैसे एसिडिकेशन की बात आती है तो हम एनायन की स्टेबिलिटी देखते हैं, और स्टेबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया था कहीं पर अगर चार्ज की मात्रा घटेगी तो उसकी एनर्जी भी घटेगी, उसकी रिएक्टिविटी भी घटेगी, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पर ये हो जाता है, ये I माइनस क्या करते हैं, इसके चार्ज की मात्रा को कम कर देता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को खींचता है इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचता है तो जिसका खींचा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज की मात्रा को कम कर देता है, तो जिसकी वजह से बताओ कि चार्ज कम हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इन्होंने कहा चार्ज बढ़ा देता, आपने कहा गलत कह रहा है। I माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन डिस्पर्स्ड नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम टू प्रोड्यूस मोर स्टेबल कैटायन, ठीक है, तो ये यहाँ पर मोर स्टेबल कैटायन करके गलत कर दिया यहाँ पर, ठीक है। I माइनस इफेक्ट ऑफ Cl डिस्पर्स नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम टू प्रोड्यूस मोर स्टेबल एनायन, एनायन करेगा स्टेबल, अब कहेंगे ये, क्योंकि यहाँ पर चार्ज की मात्रा कौन सा है, एनायन ही तो बन रहा है, उस एनायन की चार्ज को कम करके उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देता है, तो बताएंगे C वाला यहाँ पर हो जाएगा, और एनायन जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा एसिडिक। द कंपाउंड दैट इज मोर डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, कौन सा कंपाउंड बहुत ही मुश्किल से प्रोटोनेट होगा, याद रखना फिनॉल वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका जो लोन पेयर वो कॉन्जुगेशन में चला जाता है, इन सबका यहीं पर पड़ा है, तो कोई आएगा बड़ी आसानी से उसको दे देंगे। ऐसा यहाँ पर पड़े हैं, जब कहीं नहीं जा रहे तो किसी के काम में आ जाएंगे, है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर तो काम में लगा, वो रिजोनेंस में चला जाएगा, तो आसानी से किसी को प्रोटोनेट नहीं कर पाएगा। ये चलो यहाँ पर ये देखते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। जो ए यहाँ पर होगा वो हमसे आपसे पूछा जा रहा है, वो इंटरमीडिएट आपका क्या होगा, जो ए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपको याद हो जिसको हम कहते थे क्यूमीन, याद आया, अल्कोहल प्रिपरेशन का आखिरी मेथड आपके एनसीईआरटी के हिसाब से फ्रॉम क्यूमीन। जब इसको एयर में रखते थे ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना लेता था, आपको पता है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और मैंने कहा था यहाँ पर जो ऑक्सीजन आता तो कहाँ पर जुड़ जाता था, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, सी ऐसे ऑक्साइड लिंकेज के थ्रू, और दोनों मिथाइल को ऐसे लगा देते थे, ये रहा, ठीक है। इसको कहते थे, इसका नाम याद है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ये हो जाता है। और ये देखिए कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पर इन्होंने इस पे जोड़ा है, गलत है, यहाँ पर ऐसा जोड़ा है, गलत है, यहाँ पर इसके साथ जोड़ा गलत है। आपको बताया था इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आएगा, ये रहा, ये कार्बन ये हाइड्रोजन के बीच में, ये सही हो जाएगा, सही। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर,
ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, देखो सब फिनॉल के साथ है ना, बेंजीन के पास OH फिनॉल है, तो आपको पता है एसिडिक क्वेश्चन को -I बढ़ाता है, तो हमारे पास यहाँ पर -I -M वाले लोग हैं, -M -I वाले ये, ठीक है, और यहाँ पर आपको पता है ये +M+I वाले यहाँ पर अकेला, तो आपको पता है माइनस वाले बढ़ाते हैं, तो आपको पता है कि एक NO2 ग्रुप जो कि एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, अगर उसको लगाया तो वो तो एसिडिक क्वेश्चन को बढ़ा देगा, और यहाँ पर प्लस वाले ये घटा देगा, यहाँ पर ना बढ़ा ना तो घटा। अब देखो इतना तो पता है इन दोनों में से कोई एक आगे होगा, लेकिन हमने पढ़ा है ये पैरा है ये ऑर्थो है, पैरा को ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम, उनसे थोड़ा सा ज़्यादा ये हो जाता है, तब बताओ कि फर्स्ट आ जाएगा। और देखो 3 ऑप्शन में फर्स्ट किया, उसके बाद सेकंड आ जाएगा, 2 ऑप्शन में सेकंड चल रहा है, फिर इन दोनों में आपको पता है फोर्थ आ जाएगा, फिर उसके बाद थर्ड आ जाएगा, तब कहेंगे बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 37 में आपसे कहता है assertion phenol react with CH3I in presence of NaOH for methyl benzene, सही है, मेथॉक्सी बेंजीन NH बनाएगा, ये बात सही कह रहा है, कह रहा है फिनॉक्साइड आयन इज बेटर निक्लोफाइल देन फिनॉल, सही है, हमने फिनॉल को, फिनॉल के पास भी ऑक्सीजन पास लोन पेयर है और यहाँ पर NaOH लगा दिया था, लेकिन आगे जो NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, और फिनॉक्साइड आयन क्या हो जाएगा, वो ज्यादा निक्लोफिलिक एक्टिविटी रखता है, इसलिए बताओ कि फिनॉक्साइड इज बेटर निक्लोफाइल देन फिनॉल, सही है, तब बताओ कि ये दोनों सही है, और यहाँ पर इस हिसाब से हम कहेंगे कि आपका सबसे बेस्ट यहाँ पर पहला वाला होना चाहिए, असर्शन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी सही, तो 37 का हम यहाँ पर लगा देंगे ए। चलो ये देखते हैं 38 इन द रिएक्शन, अब देख रहे हैं रिएक्शंस क्लोरोफॉर्म, ये रिमर टीमर रिएक्शन RTR की बात कर रहे हैं, ये बन जाता है, फिर बाद में एसिडिक मीडियम देते हैं तो यहाँ पर और सैलिसिलिल डिहाइड बन जाता है, तो कह रहे हैं इस रिएक्शन में, आपने कहा ये तो ITR है, ठीक है, रिमर टीमर रिएक्शंस है, तो अब आप बताओगे यहाँ पर पूछा कि इलेक्ट्रोफाइल, मैंने कहा था डाइक्लोरोकार्बिन इसका इलेक्ट्रोफाइल होता था, और कहा था कि कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, पुराने एग्जाम्स में भी पूछा गया। 39 कह रहे हैं कि वन इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, आपको पता है ट्राइनाइट्रोफिनॉल, घिसापीटा क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करता है। चलो यहाँ पर आते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, 40 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे हैं लुकास टेस्ट इज गिवन बाय एन एल्कोहल विद इन 5 मिनट, 5 मिनट में जाकर के लुकास टेस्ट किसी के साथ मिला है, कह रहे हैं कि वहां पर 0.22 ग्राम ऑफ विच ऑफ द लिबरेटेड 56 ml ऑफ CH4 एट STP ऑन ट्रीटिंग विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgI। आपको पता है कोई भी अल्कोहल अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो अल्कोहल के पास एसिडिक कैरेक्टर, वो इसके साथ क्या करेगा, यहाँ पर आपका देखिए इससे रिएक्शन RH बना देगा, जैसे मैं आपको जनरल ट्रेंड बताऊँ ROH है, जब वो CH3MgI के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो अब बताओगे यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस, ये प्लस हो जाएगा ना, मेटल है, तो बताओगे ये H और ये इनके साथ बना लेगा यहाँ पर CH4, ये इनका होगा, ठीक है, जो भी इनका R है उसी को एक H दे देते हैं, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, ये तो बनेगा। लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पर वो कौन सा अल्कोहल होगा, आपने कहा 5 मिनट, ये तो आपने कहा अरे ये तो सेकेंडरी अल्कोहल की बात कर रहा है, आपने कहा ये कौन सा है, सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, क्या अगर आप केवल इतना सीख के गए सेकेंडरी है, देखना है इसमें से सभी अल्कोहल अलग अलग डिग्री, एक सेकेंडरी को उसी को टिक कर देते, लेकिन सबके सब सेकेंडरी, अब क्या करें, तो इन्होंने हमें बताया कुछ डाटा, उस डाटा से हमें देखना है कि इन सेकेंडरी में से कौन सा सेकेंडरी होगा, तो उसको देखने के लिए यहाँ पर याद रखना, कह रहे हैं कि 0.22 ग्राम ऑफ विच लिबरेट 56 ml CH4, इसमें से किसका 0.22 ग्राम 56 ml CH4 को रिलीज करेगा, तो याद रखना। यहाँ पर हमें एक बात पता है, फिर इसका मतलब ये डाटा जो दिया है, तो हमको पता है कि देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मोल ये था, ठीक है, और 1 मोल ये, रिएक्शन को अगर बैलेंस करके चले 1 मोल ये बन जाता है, ठीक है, इतना तो हमें पता है, अल्कोहल के 1 मोल से 1 मोल ये बनने वाला है, ठीक है। अब यहां पर उन्होंने बताया 56 ml इतने से रिलीज हो, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, हमें पता है अगर 56 ml अल्कोहल का कितने से प्राप्त होना चाहिए, 0.22 ग्राम, ठीक है, ये तो सॉरी यहाँ पर 56 ml CH4 कह रहे हैं 56 ml CH4, ठीक है, कितने से प्राप्त होगा, इतने अल्कोहल से, तो हमें पता है 1 ml CH4, ये CH4 अगर 1 ml हो, 1 ml CH4 की बात करते हैं, 1 ml यहाँ पर
CH4 प्राप्त होगा कितने ग्राम एल्कोहल से? आप बताओगे 0.22 अपान 56, इतने ग्राम एल्कोहल से। अच्छा, आपको पता है इनका 1 मोल तो इनका भी 1 मोल, ठीक है। और 1 मोल का अगर हम ml के साथ वॉल्यूम देखेंगे तो हम कहेंगे 22,400। ये मोल वाली कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, 22,400 में अगर इनके 1 मोल का हिसाब 1 मोल से इतना होगा तो 1 मोल में जितना ये खर्च होगा वही इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। अगर हम कह सकते हैं फॉर 1 मोल बोले तो अब बताओगे 22,400 ml ऑफ CH4। अगर 1 मोल CH4 बनाना है तो 1 मोल एल्कोहल, अब एल्कोहल का भी जो मास होगा उसके 1 मोल के मास के बराबर होगा, ठीक है। ये आप बताओगे इतना तो 1 ml का है, इनके लिए निकालेंगे 22,400। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं ना तो ये आपका 80 आ जाता है, 80 ग्राम। और आपको पता है कि जब 1 मोल मेथेन बन रहा है, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम, इसका 1 मोल से 1 ही मोल बनेगा, तो अगर 1 मोल का वॉल्यूम मतलब 1 मोल का मास, और 1 मोल का मास ही उसका क्या कहलाता है? उसका मॉलिक्यूलर वेट। आप बताओगे ये उसका मॉलिक्यूलर वेट कहलाएगा। और मॉलिक्यूलर वेट, और आपको क्या कर रहा है, सभी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, जिसका 80 आ जाएगा उसी को टिक कर देना, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, बी वाले में आओ, 1 2 3 4 5 कार्बन है तो 12 पंचे 60 आ जाएगा। हाइड्रोजन की बात करते हैं, 3 4 5 6, और यहाँ पर कितने हो जाते हैं? 6 6 12 हो जाएगा। और ऑक्सीजन यहाँ पर 16, ठीक है। ऑक्सीजन कितना आ जाता है यहाँ पर? 16। तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो अगर ऐसा देखते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखें, 3 2 5 और 60 हो जाएगा। और अगर हम हाइड्रोजन को काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 6 7 8 9 10 11 और 1 12। तो यहाँ पर 6 2 8 आ रहा है, और यहाँ पर 6 2 8। एक मिनट, आपको यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग देखें तो इसके 2 0 से इसको मैं हटा देता हूँ ना, तो अब अगर हम यहाँ पर देखें कितना आ रहा है? 80 आ रहा है कि और भी आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 4 से यहाँ पर करूँ, 6 चौक 24 आ जाएगा, 5 चौक 20, 21 22, मतलब ये 4 टाइम्स जाएगा ना, 4 टाइम्स यहाँ पर। तो सॉरी, यहाँ पर 88 आ जाएगा ना, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, 88। तो बताओगे ये टिक करना, 80 नहीं, कितना आएगा? 88। तो 88 आ जाता है तो आपका यहाँ पर बी वाला ही टिक हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा, तो आपको सबका निकालना था, तो जिससे मैच कर जाता है उसी को टिक करना। 41। देखो यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे HCl से रिएक्शंस कराया जा रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो HCl पहले क्या करता है? H+ निकालता है, वो H+ जा करके यहाँ पर रिएक्शंस करेगा, और यहाँ से क्या करेगा? इससे रिएक्शन करके इसको हटा देगा, माइनस में यहाँ पर प्लस आ जाता है, और बनेगा कार्बोकेटाइन, जो कि कौन सी डिग्री का होगा? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। फिर ये अपने आप को क्या करता है बता? मेथाइल शिफ्ट करता है। ये मेथाइल यहाँ पर जाएगा और ये H+ यहाँ पर आ जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज। तो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनेगा अभी के लिए CH3, यहाँ पर आप बताओगे ये C6H5, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बताओगे CH, यहाँ पर CH3। अब जा करके यहाँ पर कौन आ जाएगा? Cl-, और इसी से जा करके जुड़ जाता है, और इस हिसाब से आप बताएंगे आपका ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर हम इसी को टिक करते हैं। चलो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है 42। फिनॉल फॉर्म्स 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। फिनॉल क्या करता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, लेकिन किसके साथ? ऑन रेटिंग विद Br2 वाटर 273। ये बात एकदम सही कह रहा है। रीजन में कह रहा है कि फिनॉल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्ट, ये भी बात सही कह रहा है। लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्ट है, तो ऑर्थो पर जोड़ो तो पैरा पर जोड़ो, इसने दोनों ऑर्थो और पैरा पर जोड़ लिया, तो बात तो दोनों सही। लेकिन अगर इसका सही रीजन बताया जाता है, इसका रीजन एक्सप्लेन करते हैं, तो कहते हैं क्योंकि फिनॉल का जो OH ग्रुप है वो एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है, जिसकी वजह से ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो अब बताओ कि भाई दोनों चीज तो सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन में हम नहीं जाएंगे, इसलिए हम बी वाले ऑप्शन को लगाते हैं, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं 43 में आइडेंटिफाई ए, जो कि मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, एक्स रिएक्शन करता है। आइडेंटिफाई ए, मैग्नीशियम ब्रोमाइड ए है, एक्स रिएक्शन करता है 2 मेथाइल प्रोपेन टू ऑल बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा एक्स पूछना चाहिए था, यहाँ पर ए लिखा है, मान लेते हैं ये जो था हमारा, यहाँ पर पूछा कि ये क्या था। प्रोडक्ट जो बन जाता है यहाँ पर 2 मेथाइल प्रोपेन टू ऑल। अगर आप इसको ध्यान से देखें ना, प्रोपेन है, दूसरे पे मेथाइल है, दूसरे पे OH है ये। और आप एक बात यहाँ पर देखो, ये टर्सरी अल्कोहल। मैंने कहा था कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पढ़ाते समय आएगा
जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कोई टर्सरी अल्कोहल बना रहा है तो आपको तुरंत के तुरंत कीटोन को सोचना है, सेकेंडरी अल्कोहल तो एल्डिहाइड को, और प्राइमरी अल्कोहल तो केवल फॉर्मल्डिहाइड को सोचना है। टर्सरी अल्कोहल है प्रोपेनॉल, ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है ये सब हटाओ, किससे हम बनाएंगे इसको, कीटोन से बनाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो होगा वो कोई और नहीं होगा, कीटोन होगा, ठीक है, कीटोन। और कौन सा कीटोन आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन में कीटोन होंगे तो आपको बना करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मेथाइल है, एक ग्रुप तो इनसे आया होगा, ठीक है, मेथाइल से इनका, और बचा हुआ 1 2 3 कार्बन का ये कीटोन क्या हो जाएगा, आप बताओगे प्रोपेनॉन या फिर एसीटोन। इथेनॉल कैंसिल करो, ब्यूटेन कैंसिल करो, आपको क्या हो जाएगा, ये ऐसे प्रैक्टिस से आएगा। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है तो आपने अच्छे से किया है तो देखते ही बहुत ही कम समय में आप इसको टिक कर देते हैं। 44 करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ इज, एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर, वाटर है, अल्कोहल है, फिनॉल है, यहाँ पर क्लोरोफिनॉल है। आपको पता है फिनॉल का ज़्यादा होता है, फिर अल्कोहल का, तब अल्कोहल, फिर वाटर का, तब अल्कोहल आता है। अब ये दो लोग फिनॉल में, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट लगा करके कौन जा रहा है, अच्छा ऑर्डर लगाना है, मैं सॉरी ऑर्डर लगाना है, तो बताओ कि सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, फोर्थ, कौन से ऑप्शन में, तो उसके बाद फिनॉल थर्ड, ये भी टक्कर में चल रहा है। अब ये चल रहा है, आपको पता है वाटर पहले आएगा, फिर आपका अल्कोहल आएगा, बी आ जाता है। चलिए पूछा कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड व्हेन 46 ग्राम सोडियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की कोई कमी नहीं। अगर मैं आपको यहाँ पर रिएक्शंस बताऊँ, सोडियम और अल्कोहल रिएक्शंस करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, बात तो सही है, ठीक है, यहाँ पर। और आपको पता है इसके हाइड्रोजन गैस को हम यहाँ पर 2 से, इसको रिएक्शन को अच्छे से बैलेंस करके यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दुगने के साथ देखेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे नीचे लिख देता हूँ, 2CH3CH2ONA, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि 1 मोल से हाफ H2 निकलता था, 2 लेकर चलता है तो पूरा एक कंप्लीट H2 निकलेगा। अब इससे एक रिलेशन बन जाता है, क्या बताओ, हम ये देख रहे हैं कि 2 मोल सोडियम जब रिएक्शंस करेगा अल्कोहल से, तब जाकर के 1 मोल क्या निकलता है, आपका हाइड्रोजन गैस। ये इसके 2 मोल, तो क्या हो जाएगा, 1 मोल बनता है। चलिए आपको पता है इसके कितने मोल है, यहाँ पर इसका मास दिया 46, और आपको पता है सोडियम का एटॉमिक वेट 23 हो, 23 दूना 46, अब बताओगे 2 ही मोल दिया गया, 46 ग्राम का मतलब 2 मोल, और 2 मोल से आपको पता है 1 ही मोल बनेगा। हमें पता है 2 मोल से 1 ही मोल हाइड्रोजन बनेगा, और हाइड्रोजन 1 मोल बन रहा है क्योंकि यहाँ पर अमाउंट, बैलेंस रिएक्शंस में भी 2 मोल था, अमाउंट जो उन्होंने दिया था वहाँ पर 2 मोल दिया। हमने कहा कि भाई 2 मोल से तो 1 ही मोल बनेगा, और 1 मोल का मास इसका क्या हो जाएगा, H2 मतलब 2 ग्राम। तो अगर हम आते हैं सारे आंसर किलोग्राम के समय का, कोई बात नहीं, ग्राम में है तो किलोग्राम में कर दो, तो 10⁻³ इतना किलोग्राम, इतना हाइड्रोजन लिबरेट होगा। तो इस हिसाब से कौन सा, सेकेंड वाला हो जाएगा। चलो इसमें देखो 46 में क्या हो रहा है, +2 मेथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, यहाँ पर -2 मेथाइल ब्यूटेन 1, देखो 2 मेथाइल ब्यूटेन 1 ऑल ये भी है, 2 मेथाइल ब्यूटेन 1 ऑल ये भी, बस ये प्लस लिखा है यहाँ पर माइनस। और मैंने कहा था ये प्लस और माइनस क्या बताता है, इनके ऑप्टिकल रोटेशन को बताता है। प्लस का मतलब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, प्लेन प्लाइज लाइट को राइट साइड घुमाता है, ये माइनस का मतलब लीवो रोटेटरी है। तो बस इसी पे आपको पूछा गया द वैल्यू ऑफ फॉर विच प्रॉपर्टीज, इन दोनों में अंतर क्या, डिफरेंस आपको बताया गया। तो बताया गया बॉइलिंग पॉइंट्स में, रिलेटिव डेंसिटी में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, आप बताओगे स्पेसिफिक रोटेशन में, वही आप बताओगे डी वाला, ठीक है, आप बताओगे ऑप्टिकल रोटेशन या फिर स्पेसिफिक रोटेशंस में डिफरेंसेस है। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसके पास सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट्स होगा। तो हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाते हैं अगर एल्कोहल है तो मॉलिकुलर वेट के डायरेक्टली ब्रांचिंग की इनवर्सली। अच्छा यहाँ पर क्या होता है, सबको इसको रटा रहता है, तो इसलिए कभी भी अगर ऐसा आएगा सबका मॉलिकुलर वेट देख लेना। कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट सीधी चेन में चले जाते हैं, और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट्स तो ब्रांचिंग में चले जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तब लगाते हैं जब आइसोमेरिक फॉर्म में सबके मॉलिकुलर वेट सेम होंगे। कभी कभार क्या हो जाता है उसी में कोई लो मॉलिकुलर वेट का कंपाउंड डाल देते हैं, आप फ्लो में आप वहाँ पर चले जाते हैं, किसी और को टिक कर देते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर देखना है। तो पहले देखते हैं क्या ये जो हमसे पूछा गया लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहे हैं, हमारा पहला टारगेट होगा। पहले देखिए क्या सबके सब आइसोमेरिक फॉर्म है, सबके कॉमन नाम लिखा है, एन ब्यूटाइल अल्कोहल 4 कार्बन का अल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल बोलते हैं ये भी 4 कार्बन का अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल ये भी 4 कार्बन के, सेकेंडरी सबके सब ब्यूटाइल अल्कोहल है, और कॉमन नेम में क्या करता है ब्यूटाइल बोल रहा है, इसका मतलब सबके सब 4 कार्बन के अल्कोहल, मॉलिकुलर वेट सबका सेम है। और लोवेस्ट पूछा गया जहाँ पर सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है, आपको पता है टर्सरी ब्यूटाइल में 3 ब्रांचिंग है, तो ये सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट रखेगा। 48 द रिएक्शन सजेस्ट दैट, ये रिएक्शंस में हम क्या देख पा रहे हैं, दैट ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, इसको मिला करके हम कार्बोनिक एसिड भी बोल देते हैं, दोनों रिएक्शन में।
और इसको हम सोडियम फिनॉक्साइड से रिएक्शंस कराते हैं। ये इनसे रिएक्शंस कर जाता है, इनसे रिएक्शंस करता है, ये एक एसिड की तरह जा करके यहाँ पर क्या कर जाता है, Na को हटा करके यहाँ पर ये फिनॉल बना देता है और ये बना देता है, ठीक है। और इस रिएक्शन से क्या साबित होता है, ठीक है, इस रिएक्शन से ये साबित हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कार्बोनिक एसिड ने क्या किया, एक H+ निकाला। आपको याद है वो जब हम क्या करते थे, फिनॉक्साइड, ऐसे सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता था ना, जब कोल्बे रिएक्शंस हो जाता था इन सब में, सोडियम फिनॉक्साइड रिमर रिएक्शंस में, फिर Na को हटाने के लिए हम एसिड लाते थे, और जो अच्छा एसिड होगा वही वहाँ पर क्या करता है, H+ निकाल कर इसको यहाँ से रिप्लेस कर सकता था। और यहाँ पर कार्बोनिक एसिड ने ऐसा किया है कि यहाँ पर एक एसिड का व्यवहार शो किया और ये मजबूरी बस उसको लिए हैं, इसका मतलब ये एक अच्छा एसिड है। फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोनिक एसिड, गलत बोल रहे हैं ना, फिनॉल स्ट्रॉन्गर नहीं है, दे रहा है कौन, ये, और दे करके तब इनको फिनॉल बनाया। अगर इसको पता होता कि ये मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा तो बनाता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पता है ये कमजोर है, ठीक है, अपना H+ दे करके इनको बना दो, तो बताओगे ये गलत है। फिर कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, ठीक है, ये बात सही है और ये टिक करेंगे। तो वैसे भी ऑर्डर, जनरल ऑर्डर तो मैंने आपको बताया था, कार्बोनिक एसिड आता था, उसके बाद तब फिनॉल आता था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। द वेपर ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर, वो भी 573 एनसीईआरटी की लाइन, और हमें एल्कीन दे दे, बताओ सोच के क्या होगा। एल्कोहल की वेपर पास गया और एल्कीन मिल गया, हम तो एल्कोहल चाहते थे, वहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन चाहते थे। आपको पता है टर्सरी एल्कोहल रहा होगा कि टर्सरी एल्कोहल की वेपर को अगर 573 केल्विन पास करते थे उसका डिहाइड्रेशन कर देता था। अब टर्सरी एल्कोहल प्रोपेन 2 वाली सेकेंडरी है, ठीक है, 2 मेथाइल प्रोपेन 1 वाली ये भी सेकेंडरी है। अब बताओगे प्रोपेन सेकेंडरी है और हमें ये देखा टर्सरी, दूसरे पे मेथाइल और दूसरे पे OH, टर्सरी, हम इसी को टिक कर देते हैं, ठीक। चलो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 50 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया इथेनॉल इसकी रिएक्शन PCl5 से कराते हैं, तो आप बताओगे यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2Cl, OH हट करके Cl। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, एल्कीन बना देगा। अब बताओगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर H2SO4, एसिड के प्रेजेंस में वाटर यहाँ पर लगा रहे हैं, फिर से क्या बन जाए आपका यहाँ पर एल्कोहल, CH3 CH2 OH बन जाता है। तो हमसे क्या पूछा गया, ये जेड क्या है, ठीक है, जेड पूछा गया। तो अब बताओगे जेड यहाँ पर नहीं, ये हो जाएगा नहीं। अब बताओगे ये CH3 CH2 OH, डी वाला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर थिंक टैंक का जो पार्ट 1 का क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो जाता है। अगले टर्न पे हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।